दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी वास्तव में सत्ता छोड़ने वाले हैं? अब बहुत सारे संकेत हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हालात जमीन पर बिगड़ रहे हैं। भद्द पिटी हुई है हर जगह पर। अर्थनीति हो, विदेश नीति हो, राजनीति हो, समाज नीति हो, हर जगह जो ग्राफ है ना वो नीचे जा रहा है। और नीचे जाते ग्राफ की गहराई और उसकी जो संवेदनशीलता है उसको मोदी जी पहचान रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा पीक टाइम खत्म हो चुका है। पीक टाइम का मतलब होता है कि जहां उनकी शोहरत, उनकी प्रसिद्धि, उनकी जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेंस, अब उसमें भारी कमी आ रही है। वो जो कर्व है ना, अब कर्व नीचे की ओर जा रहा है। उन्हें महसूस हो गया कि मैं जर्जर अर्थव्यवस्था को जो दीमक लगी है, मैं बहुत ज़्यादा चमका के लोगों के सामने नहीं रख पाऊंगा। मैं कब तक कहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, 7.8 की गति से बढ़ रही है, लेकिन नीचे हमारे पास 80 लाख करोड़ भूखे नंगों की फौज है। मेरे देश में लोगों के पास रहने को मकान और एक छत नहीं है, ये बात भी सही है। उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास बच्चों को खिलाने के लिए और उनकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। अभी जो एक रिकॉर्ड आया है, आरबीआई का स्टेटमेंट आता है अप्रैल मई जून जुलाई अभी 2025 का, इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया इंडिया में बदहाली का। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 4 महीनों में लोगों ने सोना गिरवी रखकर बैंकों में 90,000 करोड़ का लोन लिया हो। 90,000 करोड़ का लोन। और आरबीआई ने इसके ऊपर चिंता जताई कि हो क्या रहा है, ये लोग इतनी भारी मात्रा में लोन क्यों ले रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ इसी एक साल के अंदर यानी कि 2025-26 में करीब करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर का लोन सोना गिरवी रख के भारत के लोगों को लिया जाएगा। ये अंदर की नीचे की बदहाली शो कर रही है कि लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं, एजुकेशन पे खर्चा करने को पैसे नहीं, दवाइयों के पैसे नहीं, और डेली जो हमारा जो ग्रोसरी होता है उसको खरीदने के पैसे नहीं हैं। और वो सारी शान और शौकत जो दिखाई जा रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, नहीं। इसके अलावा भारत में बिगड़ता हुआ सामाजिक सौहार्द भी सबके सामने है। मणिपुर टूट चुका है। वहाँ चले तो गए 2-2 घंटे को अपना चूड़ा चांदपुर में और इम्फाल में, जहाँ टोटल मिला के उनके प्रोग्राम 20-20 मिनट के थे मुश्किल से, और फिर वहाँ से वो भाग निकले और सीधा गुवाहाटी चले गए। वहाँ जाके गाने वाने सुनते रहे बहुत सारे, जाके कई घंटा बैठ के। लेकिन इम्फाल का और चूड़ा चांदपुर का दर्द समझने के लिए उनके पास समय नहीं था और वो वहाँ से भाग निकले। और फिर कहते कि मेरा सौभाग्य था कि मैं सड़क से वहाँ से गया, क्योंकि मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता था। लेकिन मणिपुर ऐसा बिखर चुका है, ऐसा बिखर चुका है कुकी और मैती के बीच में, जो कभी जुड़ने का नाम ही नहीं लेगा। गोदी मीडिया कहता नजर आया कि मोदी जी ने आह्वान कर दिया अब तो एकता हो जाएगी। मोदी जी भगवान थोड़ी हैं। अगर भगवान होते तो 2.5 साल पहले जाते थे वहाँ पर, 2.5 साल आग में जलने के लिए थोड़ी छोड़ दिया होता। कश्मीर अभी भी चल रहा है, वहाँ भी हालात बहुत ख़राब है। जितने मर्जी आप ब्रिज बना लीजिए और रेल रिंग लिंक बना लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन देश तो टूट रहा है। इस बात का आभास मोदी को होना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि बिहार इलेक्शन के बाद, जो कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक के जब उसके नतीजे आएंगे, मोदी जी शायद एक त्याग पत्र देने की मुद्रा में होंगे और वो निकल लेंगे, क्योंकि वो अब विदेश नीति में फंसे पड़े हैं। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वहाँ फंसे पड़े हैं। अमेरिका से ट्रेड डील नहीं हो रही है। भारत के करोड़ों जो कारीगर हैं उनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो नीचे के जो हालात हैं वो इस कदर खराब हो चुके हैं कि जिसको अब शायद उनसे संभाला नहीं जा रहा। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ड्रैग करने का मतलब ये है कि फिर आरएसएस को लगेगा भाई ये बोझ बन रहे हैं। अभी तक तो ये ठीक एसेट थे, लेकिन इतना वेट करना भी ठीक नहीं होगा कि एक लायबिलिटी बन जाए बाद में, और बाद में लोग उन्हें धक्के मार के बाहर निकालें। क्योंकि जब धक्के मार के बाहर निकालोगे तब तक बीजेपी को इतना बड़ा डैमेज हो चुका होगा जो रिकवरी के बियॉन्ड होगा। आरएसएस को यह भी महसूस हो रहा है कि इसके बाद वैक्यूम है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो समय रहते किसी को अभी से थोड़ा सा लगा के ग्रूम कर लिया जाए तो थोड़ी जान बच जाएगी। अदरवाइज एक बार को हम लोग बाहर चले गए तो फिर बीजेपी हो सकता है कि शायद 30, 40, 50 साल तक सत्ता में वापस ना आए। इस बात का एहसास है आरएसएस को,
और उन्हें मालूम है कि आज के बाद जितने भी दिन सो कॉल्ड मोदी जी रहेंगे, हर एक दिन एक नया डैमेज लेके आएगा, और वो डैमेज सिर्फ मोदी के लिए नहीं बल्कि आरएसएस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। इस बात का एहसास आरएसएस को हो चुका है कि एवरी कमिंग डे इज डूइंग ए ग्रेट डैमेज टू द कंट्री, और ये डैमेज जो है शायद यहाँ से रिकवरी और यू टर्न बिल्कुल भी नहीं है। समाज में जो हो रहा है वहाँ डैमेज है, राजनीति में डैमेज है, अर्थनीति में डैमेज है, विदेश नीति में डैमेज है, और लोगों का बढ़ता हुआ अविश्वास अब शायद इस दिशा में मोदी जी को धकेल रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को ड्रैग नहीं कर पाएंगे। हर सूरज कभी ना कभी डूबता है, हर चीज का कभी ना कभी अंत होता है। इस बात का रियलाइजेशन मोदी को है, लेकिन सत्ता छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्ता के जो सुख हैं, मुफ्त के जो सुख हैं सारे के सारे लग्जरी के, उन्हें छोड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद बिहार इलेक्शन शायद एक लास्ट इलेक्शन होगा, और उसके बाद मोदी जी एक बाय बाय टाटा करने के लिए शायद तैयार बैठे हैं, क्योंकि बहुत ड्रैग करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद लोग ही उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दें कि जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा होगा थोड़ी सी इज्जत बचा के निकल जाएं, टाटा बाय बाय कर लें, ताकि सम्मान बचा रहे और पार्टी भी बची रहे। अदरवाइज निशिकांत दुबे ने कहा ही था कि बिना मोदी जी के तो हम 160 सीटें भी नहीं जीत सकते। ये सच है, क्योंकि बीजेपी फिर का जो बर्बादी का दौर फिर स्टार्ट होगा, ये जितना ड्रैग करेंगे बीजेपी उतनी माइनस में जाएगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।